हेलो दोस्तों, कृष्ण सखा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 31 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं इन डिटेल। एंड ये करंट अफेयर्स मेनली बेस्ड है द हिंदू न्यूज़पेपर के जो पेजेस हैं, न्यू दिल्ली एडिशन मेनली उनसे पिकअप किए हुए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि यूपीएससी एग्जाम के प्रीलिम्स एज वेल एज थोड़े जो मेंस से रिलेटेड है उनको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड हमारा मेन मोटो है हार्ड वर्क एवरी डे, राइट? तो एवरी डे हम ये हार्ड वर्क करेंगे एंड विल बी मूविंग अहेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं अबाउट द रीसेंट लॉन्च जो हमने देखा था। रिसेंट लॉन्च इसरो के द्वारा PSLV C56 जो हमारा लॉन्च व्हीकल है उसके थ्रू एक सिंगापुर का लॉन्च सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है along with that 6 अदर सैटेलाइट्स। ठीक है, तो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेंगे। ये आर्टिकल काफी बहुत ज्यादा तो नहीं बट यस इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ वन थिंग। तो जो कि स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं मेंस एग्जाम से रिलेटेड है। तो प्रीलिम्स में कुछ फैक्ट्स पूछने लायक तो है नहीं इसमें, लेकिन हाँ यहाँ पर मेंस रिलेटेड थोड़ी चीजें हैं जो हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें समराइज कर दी गई हैं आपके लिए यहाँ पर। ऑब्वियसली ये सब तो पूछा नहीं जाता है प्रीलिम्स में, बट हो सकता है पूछ लिया जाए क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है और काफी ज्यादा करंट अफेयर्स की तरफ जो प्रीलिम्स का ट्रेंड है वो बढ़ रहा है। तो सैटेलाइट कौन कौन से इसमें? DSSAR सैटेलाइट, तो लेट्स से सैटेलाइट का नाम दे दिया और पूछ लिया। तो कंट्री दैट इज एसोसिएटेड हियर इज सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर एसोसिएटेड है और सिंगापुर की ये सैटेलाइट है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे खुद के लॉन्च व्हीकल में PSLV में हम जो बाहर के कंट्रीज हैं उन्हें जो कमर्शियल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट जो बाहर के कंट्री से उन्हें हम लॉन्च करें यानी कि हम कमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ऑब्वियसली फॉर रेम्यूनरेशन। नेक्स्ट जो 6 सैटेलाइट्स है उनके बारे में बहुत ही ब्रीफली देख लेते हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट यस। वेलॉग सेम ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए माइक्रो सैटेलाइट है। एटमॉस्फेयर कपलिंग एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर आर्केड ये भी एक्सपेरिमेंटल है। स्कूप 2 सॉरी फ्लाइंग ये भी एक तरीके से टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर पेलोड है। न्यू लायन न्यू स्पेस के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है, ये नैनो सैटेलाइट है। इवन स्कोप 2 जो है वो भी नैनो सैटेलाइट है। और ये न्यू लायन जो है ये मेनली जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसको प्रमोट करने के लिए इन अर्बन एंड रिमोट लोकेशंस। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होते हैं? दो चीजें यहाँ पर हैं IoT में। एक तो इंटरनेट हो गया, दूसरा थिंग्स हो गए। ठीक है, तो चीजों को इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल करना, यानी कि लेट्स से आप एक जगह पर रहते हैं और वहां पर जो AC है, आपके रूम में AC जो है वो खुला हुआ है, राइट? तो अगर आपके पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स है तो आप अपने ऑफिस में, ऑफिस लेट से बहुत दूर है और ऑफिस में बैठकर एक क्लिक कर कर भी आप इस AC को ऑफ कर सकते हो। तो कनेक्टिविटी कैसे है? थ्रू द इंटरनेट, राइट? तो ये चीज है। तो थिंग्स आर बीइंग कंट्रोल्ड यूजिंग इंटरनेट। नेक्स्ट है ग्लासिया 2, ये नैनो सैटेलाइट है, लो अर्थ ऑर्बिट में इसे लॉन्च किया गया है। ऑप 12 स्ट्राइडर, तो ये भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से डेवलप किया हुआ टेक्नोलॉजी रिलेटेड सैटेलाइट है। तो यहाँ पर मेंस रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट थिंग है? तो ये जो हमारा लॉन्च व्हीकल है इसका PS4 जो स्टेज है, बाकी सारे जो है लॉन्च होकर इस तरीके से। तो जो PS4 स्टेज है, तो ये PS4 स्टेज एक्चुअली ऐसा पार्ट है, वी नो कि PSLV जो है ये 4 स्टेज सैटेलाइट है, सॉरी लॉन्च व्हीकल है। तो ये 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल में जो एक स्टेज है जिसे हम PS4 स्टेज कह रहे हैं। तो ये स्टेज एक्चुअली ऐसा है जो कि इनिशियली पहले क्या होता था, जो ये लॉन्च व्हीकल है वो चला जाता था इनटू द आउट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, और फिर वहां पर इसके जो 4 पार्ट्स वो अलग तो होते ही थे, लेकिन वो चारों पार्ट स्पेस डेब्री बन जाते थे। तो एक पार्ट, एक जो पार्ट है उसे ये किया जा रहा है कि जो भी जहां पर भी जिस भी ऑर्बिट में ये सारे लॉन्च हुए हैं उस ऑर्बिट से इसे लोअर ऑर्बिट में लाया जा रहा है। तो एसेंशियली 295 बाय 300 किलोमीटर के ऑर्बिट में लाया गया है
ताकि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर कर जाए, यानी कि ये स्पेस डेब्री ना बने, वहां पर घूमता ना रहे। ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंटेशन किया गया है। तो इससे स्पेस डेब्री रिड्यूस करने से रिलेटेड एक इनिशिएटिव लिया गया है, राइट। 2 मंथ्स में ये लौट जाएगा, वरना तो ये डिकेड सालों वहां पर रहता था। स्पेस डेब्री रिड्यूस करने के लिए किया गया। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से दिस इज इम्पोर्टेंट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आर्टिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आया है, पेज 2 करके, जो साइंस वाला पेज है। एक पेज आता है इसमें, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये है। जो आर्टिकल है ये प्रीलिम्स में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है इस चीज के, विच इज सेल फ्री डीएनए, CFDNA। ठीक है। तो हम एसेंशियली जानते हैं कि जो डीएनए है वो, if we talk about human, most of the cells में होता है, I mean most of all the living beings में होता है, and most of the living beings में you'll find डीएनए। कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको आरएनए भी सिर्फ जो है देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल वायरस। ठीक है। तो इट इज ऑल्सो डिबेटेबल कि वायरस लिविंग है या नहीं, बट देन यस, डीएनए प्रेजेंट होता है, एंड ह्यूमन सेल्स में डीएनए प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है। तो ये न्यूक्लियर मटेरियल इस तरीके से होता है, और ये एक स्टेज पर आने के बाद क्रोमोसोम बन जाता है। तो ये जो क्रोमोसोम है उसके अंदर वी हैव द डीएनए। ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एक्चुअली। तो ये डबल हेलिक्स होता है। इसी के सामने आरएनए अगर हम देखें तो दैट हैज अ सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है। तो इसे हम स्ट्रैंड कहते हैं। ये नाइट्रोजनस बेसिस इसमें होते हैं। एनीवे, डीएनए जो है इस तरीके से, तो ये सेल फ्री डीएनए की बात की जा रही है। डीएनए का होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर बहुत अच्छी तरीके से पैकेज करके होता है, इसकी कवरिंग्स होती है, लेयर्स होते हैं इस तरीके से। बट सर्टेन कंडीशंस होते हैं जहां पर ये सेल से डीएनए जो है बाहर निकल कर आ जाता है। अब सोचिए, डीएनए टेस्ट अगर हमें करना है तो ये अंदर सेल के न्यूक्लियस के अंदर पहुंचकर इस डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना होगा। बट कई बार ये चीज थोड़ी सी रिस्की होती है, सेल डैमेज होने के चांसेस होते हैं और कई चीजें। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो डीएनए है वो कई सारे जो एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल जो चाइल्ड है, मदर के वूम में चाइल्ड जो होता है, चाइल्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर टेस्ट करनी है, लेट्स से चाइल्ड को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं वो टेस्ट करना है, तो चाइल्ड का जो एमनियोटिक फ्लूइड है, तो जो एमनियोटिक एक सैक है उसके अंदर चाइल्ड होता है, फीटस होता है, राइट। वी नो अबाउट दैट, मदर के वूम में। तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसे एक्सट्रैक्ट करना होता है, फिर हम टेस्ट कर सकते हैं कि चाइल्ड को कोई जो जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि इनके जो डीएनए है उसमें थोड़े से वेरिएशंस या फिर क्रोमोसोम में वेरिएशंस होते हैं, और उसको डिटेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम द डीएनए ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। तो उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड को, फिर टेस्ट किया जाता है। तो ये एक्सट्रैक्शन में आप देख रहे हो एमनियोटिक फ्लूइड तक मदर के स्टमक से ये पूरा एक जो है पाइप जैसा डालना पड़ता है, और वो करने के प्रोसेस में मदर एज वेल एज चाइल्ड के जो हेल्थ है एज वेल एज फेटल यहाँ पर जो है इश्यूज हो सकते हैं। तो ऐसा होता था, बट अब क्या हुआ है कि सेल फ्री डीएनए, यानी कि जो डीएनए है वो सेल में से एक्सपेल हो जाता है कुछ कंडीशंस में, सेल के बाहर आ जाता है, और मदर के या फिर किसी भी पर्सन के ब्लड में आपको वो देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ब्लड सैंपल लो तो उसमें आपको सेल फ्री डीएनए देखने को मिलेगा। तो इसको फाइंड किया गया कि अच्छा, इस तरह का डीएनए भी फ्लोट करता है इन द ब्लड, तो सेल फ्री डीएनए उसे हम कहते हैं। फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए रिलीज्ड फ्रॉम कंटेनर्स एंड एक्सपेल्ड आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर एक्सपेल हो गया। बॉडीली फ्लूइड्स में होता है, मेनली ब्लड में हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये कौन से केसेस में ये जो डीएनए है वो बाहर निकल आता है? सेल जब मर रहा होता है या फिर न्यूक्लिक एसिड्स डिग्रेड हो रहे होते हैं, यानी कि डीएनए डिग्रेड हो रहा होता है, ऐसे में निकल जाता है। तो व्हेन द सेल इज डाइंग, या फिर कई डिसीजेस में भी ये चीज होती है कि वो एक्सपेल हो रहा है। तो इन कंडीशंस में जब ये डीएनए हमें ब्लड में ही मिल जा रहा है तो सेल के अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ती, तो रिस्क कम हो जाता है। इस वजह से ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन माना जा रहा है रिस्क फ्री तरीके से डीएनए को टेस्ट करने के लिए। तो ये डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन कैंसर्स एंड डिसीजेस, इस में भी आप देख सकते हो कि सेल्फ डीएनए निकल कर आता है। तो इसका इसके एप्लीकेशंस क्या है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये।
पूछ लिया जा सकता है सीधा-सीधा, या फिर आप मेंस में भी इसे कोट कर सकते हो। नॉन इन्वेसिव पेरेंटल टेस्टिंग, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाइल्ड का जो क्रोमोसोम में कोई एबरेशन, कोई वेरिएशन तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे टेस्ट करने के लिए मेथड यूज़ किया जा सकता है। दिक्कत कैसे होता है, हमारे ह्यूमन्स में वी नो कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 23 पेयर्स में से कुछ पेयर्स जो होते हैं उनके क्रोमोसोम्स, यानी कि यहाँ पर आप एक डिवीजन ला सकते हैं। 22 पेयर्स को ऑटोसोम्स का क्या कहा जाता है, और लास्ट जो पेयर है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। तो ये 22 में से कुछ पेयर्स जो हैं, वो पेयर्स कैसे होने चाहिए, एकदम मैचिंग होने चाहिए, बट कुछ पेयर्स मिसमैच या फिर उनमें कमी रह जाती है, या फिर पेयर्स नहीं होके ट्रिपलेट बन जाते हैं, राइट? तो ऐसे में क्या होगा, हमारे सेल्स में एक एब्नॉर्मैलिटी पैदा हो जाती है और उससे डिसीज होता है। तो ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी है या नहीं, उसको पता लगाने के लिए हम एक्चुअली इस सीएफडीएनए को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो ये 3 क्रोमोसोम है, इनसे रिलेटेड डीएनए हमारे बॉडी के ब्लड में फ्लोट कर रहा होगा, तो उसे टेस्ट किया जा सकता है। दैट इज द मेथड। वर्किंग भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर चाइल्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मदर के ब्लड में ही आपको देखने को मिल जाएगा। मदर के ब्लड में थोड़ा सा ब्लड लिया, फ्यू मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड, और उससे आप चाइल्ड को ये क्रोमोसोमल इश्यू है या नहीं वो आप टेस्ट कर सकते हो। पहले क्या होता था, एमनियोटिक फ्लूइड को निकालो, ठीक है? तो ये 99% एक्यूरेट होता है। डाउन सिंड्रोम, जहाँ पे 21st जो क्रोमोसोम, 22 है ना, तो 21st जो पेयर है उसमें अगर वेरिएशंस आते हैं, दैट इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। तो वो डिटेक्ट किया जा सकता है 99% एक्यूरेसी के साथ। बाकी सबके साथ और भी टेस्टिंग अभी करनी है, राइट? तो एडवांटेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी चीज क्या है कि कैंसर रिलेटेड यहाँ पर बेनिफिट्स है, जहां पर कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है सीएफडीएनए को टेस्ट करके, मशीन लर्निंग एज वेल एज सीटी स्कैन वगैरह करके, इनके कॉम्बिनेशन से किसी एक व्यक्ति को कैंसर है या फिर आगे होने वाला है या नहीं, ये चीज टेस्ट की जा सकती है। तो इसका हम कह सकते हैं कि नॉर्मल जो टेस्टिंग है कैंसर रिलेटेड, कई सारे बायोमार्कर्स होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में पता चल जाता है कि अच्छा कुछ दिनों में से कैंसर हो सकता है, तो उन्हें बायोमार्कर्स कहा जाता है। अब वो दिन से महीनों में कन्वर्ट हो गया, यानी कि और भी जल्दी पता लगाया जा सकता है यूजिंग सीएफडीएनए, ठीक है? इसके साथ-साथ डोनर डिराइव्ड सीएफडीएनए, तो इसमें भी कई बार होता है कि जो एक लेट्स से एक पर्सन है जिसे लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो लिवर जो रिप्लेस किया जाएगा, तो उसे टेस्ट किया जाता है कि जो पर्सन है, दूसरा पर्सन जो डोनेट कर रहा है लिवर को, वो लिवर काम आएगा या नहीं? क्योंकि कई बार हमारी बॉडी बाहर के ऑर्गन्स को रिजेक्ट कर देती है, एंड इट इज़ नॉट विथ ऑल द ऑर्गन्स, बट कुछ पीपल से जो ऑर्गन्स आते हैं, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो रिजेक्शन से रिलेटेड भी बायोमार्कर्स हैं, तो ये काफ़ी टाइम लगाते हैं, बट सीएफडीएनए को टेस्ट करके उसकी जो है डोनर से जो सीएफडीएनए मिला है उसको मैच, या फिर जो जिसको वो ऑर्गन देना है उसके डीएनए से कंपेयर, या फिर इस तरीके से करके एस्टिमेट किया जाता है कि ये ऑर्गन रिजेक्ट हो या होगा या एक्सेप्ट होगा। साथ के साथ कई सारे डिसीजेस से रिलेटेड भी बायोमार्कर्स, अल्जाइमर्स डिसीज हो गया, न्यूरो न्यूरोनल जो ट्यूमर्स, इससे रिलेटेड बायोमार्कर्स भी सीएफडीएनए में आपको देखने को मिलेंगे कि ये चीजें, ये डिसीजेस आगे जाके हो सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। यहाँ पर ये सीएफडीएनए को टेस्ट करना, डीएनए को टेस्ट करना, डीएनए टेस्टिंग इज फाइनल कहा जाता है, बट देन सीएफडीएनए एक्चुअली कंफर्म करना पड़ता है। सीएफडीएनए को आगे जाकर कंफर्म भी करना पड़ता है कि ये टेस्ट सही से जो है किया गया है या नहीं। So these were the two important जो आर्टिकल्स हैं हमारे आज के न्यूज़पेपर में। बट देन कुछ टर्म्स से रिलेटेड, पूरा आर्टिकल तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसमें जो कुछ टर्म्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो देयर इज़ दिस आर्टिकल पेज 7 पे है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव डिजिटल इंडिया से रिलेटेड। तो इसमें इस पूरे आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो डिजिटल इंडिया है उसके इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, इंक्लूडिंग यूपीआई जो हम ऑलमोस्ट डेली यूज़ करते हैं, इससे रिलेटेड डेटा दिया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से इनका ग्रोथ है। तो वर्ल्ड बैंक ग्लोबल फिंडेक्स सर्वे के द्वारा इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो डेटा है वो बताया गया। तो ये जो फिंडेक्स सर्वे है इसे आप कोट भी कर सकते हो इन योर मेंस एग्जाम। इनएक्टिव अकाउंट्स जो इंडिया में है, 80% पॉपुलेशन हैड बैंक अकाउंट्स इन 2017 एंड 2021। तो इंडिया के 80% पॉपुलेशन के पास बैंक अकाउंट्स तो हैं, उसमें से 38% आर इनएक्टिव। तो ये इंडिया का जो ये एक हम कह सकते हैं कि
वर्ल्ड में से हाईएस्ट नंबर है पूरे दुनिया के कंट्रीज को अगर कंपेयर किया जाए, जो कि इस सर्वे का पार्ट थे, तो उनमें से हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इनएक्टिव अकाउंट्स इंडिया में देखे गए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में लेट्स से 20 इनएक्टिव अकाउंट्स है 100 में से, ठीक है, परसेंटेज वाइज मैं बता रहा हूँ, तो इंडिया में 38 है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इनएक्टिव अकाउंट जो यूज ही नहीं किए जा रहे अकाउंट। तो ये कहा जा रहा है कि जनधन अकाउंट्स इतने सारे खोले गए बट वो पीपल यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये बताया गया है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड यहाँ पर ये चीजें जो हैं बताई गई। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें डिजिटल इंडिया से रिलेटेड हैं, और इस सर्वे और इस आर्टिकल में दिया गया डिजिटल इंडिया से रिलेटेड है ये। तो एम क्या है डिजिटल इंडिया का? ऑब्वियसली डिजिटल इंडिया का पार्ट है ये सारे इनिशिएटिव्स, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, इंश्योरिंग डिजिटल एक्सेस, डिजिटल इंक्लूजन, डिजिटल एम्पावरमेंट और डिजिटल डिवाइड को कम करना। ठीक है, इंडिया को एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनाना, डिजिटल डिवाइड को कम करना मेनली। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मेटी के द्वारा ये इनिशिएटिव लाया गया है डिजिटल इंडिया क्रिएट करने से रिलेटेड। विजन एरियाज क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, गवर्नेंस एंड सर्विसेज जो ऑन डिमांड प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उन्हें थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल कोविड के समय में जो हुआ था, राइट, तो गवर्नमेंट सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे थे, हमारा ऐप था बहुत ही बढ़िया, राइट। तो डिजिटल एम्पावरमेंट सिटीजन का हो रहा है। अब इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं? कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स यहाँ पे दिए गए बीपीओ प्रमोशन से रिलेटेड, जहाँ पर बीपीओस वी नो कि बीपीओ जो है वहाँ पर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय किया जा सकता है, तो ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेते हैं और या फिर टाइप वगैरह कर सकते हैं। तो इसके लिए जो कंट्री के दूर दराज के इलाके हैं वहां पर बीपीओ खोलने से रिलेटेड ये स्कीम लाई गई थी। यहाँ पर हर एक सीट, हर एक पर्सन को जो जॉब मिल रही है उसके लिए इंसेंटिव दिया जा रहा था 1 लाख रुपए का, ताकि उस पर्सन को जॉब मिले हर एक सीट के लिए, जो भी ऑपरेशनल एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए। बाकी और भी इनिशिएटिव्स इसके अंदर आधार, कॉमन सर्विसेज सेंटर्स, डीजी लॉकर वगैरह डिजिटल इंडिया के अंदर आते हैं। अब इसी तरह से दूसरा ये एक आर्टिकल है जहाँ पर इंडियन मिलिट्री का जो एक एयरक्राफ्ट है विच इज C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। इसके साथ साथ एक और एयरक्राफ्ट, दो एयरक्राफ्ट एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के कोकोस आइलैंड पर जो है ले ले गए ले जाया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया का कोकोस आइलैंड कहाँ पर है आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ये वन ऑफ द चोक पॉइंट्स है। ठीक है, जैसे कि हमारा हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के पास से जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड ऑल है, दे आर द चोक पॉइंट, वी हैव अ चोक पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी एक चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट यानी कि यहाँ से गुजरने के लिए कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, बहुत बड़ा अल्टरनेटिव है यहाँ से इस तरीके से जाओ, तो ये एक अल्टरनेटिव और ये काफी कम जगह है यहाँ पर, राइट। तो इसे एक चौक चौक पॉइंट माना गया, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होते हैं ये, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को अगर जाना है, ईस्ट टू वेस्ट मूव होना है, तो दे हैव टू गो थ्रू दिस चोक पॉइंट्स। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रेटेजिक माना जाता है, और इससे उस चोक पॉइंट के जो मालिक हैं, यानी कि यहाँ पर लेट्स से ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ये एक तरीके से सर्वेलेंस कर सकता है, एक तरीके से पता चल सकता है कि कौन क्या-क्या एक्टिविटीज यहाँ पे हो रहा है। तो इंडिया अपनी रीच बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के इस कोकोस आइलैंड का एक्सेस जो है फॉर फ्रेंडली रीजंस एक्चुअली उससे रिलेटेड एक हम कह सकते हैं कि स्टेप लिया गया है। इंडियन एयरफोर्स का ये जो हम कह सकते हैं इंडियन नेवी का डॉर्नियर एंड इंडियन एयरफोर्स का C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑस्ट्रेलिया के कोकोस आइलैंड पर ले जाया गया था। तो दिस इज टू प्रमोट स्ट्रेटेजिक बेस फॉर इंडिया, जहां पर रिफ्यूलिंग की जा सके, एक तो रिफ्यूलिंग हो सके और ऑपरेशनल टर्न अराउंड, यानी कि कोई भी दिक्कत है किसी भी तरीके से ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट, तो उससे रिलेटेड इम्प्रूवमेंट किया जा सके यहाँ पर। ठीक है, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग। अब आगे उड़ान स्कीम से रिलेटेड रिसेंटली एक न्यूज है जो कि पेज 12 पे है। अनयूज्ड जो उड़ान स्कीम है, इसके तहत बहुत सारे एयरपोर्ट्स को खोल दिया गया है, और इन एयरपोर्ट्स में से बहुत सारे जो है अनयूज्ड हैं। तो ये आर्टिकल, ये चीज जो है ये हिंदू में पहले भी आई थी, इससे रिलेटेड डिबेट अभी आया, तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं इन सिविल एविएशन मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा है कि यस, ये जो अनयूज्ड उसे यूज किया जाएगा, उसे फिर से रीबिडिंग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिसकंटिन्यूड रूट्स जो है रीबिड करके उन्हें फिर से यूज में लाने की कोशिश की जा रही है।
राइट। तो ये जो है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम इसे कहा जा रहा है, उड़े देश का आम नागरिक। तो यहाँ पर एम है कि जो एयर फेयर है उसे कम किया जाए और नॉर्मल पीपल भी उस एयर फेयर को देकर आराम से वो एयर ट्रैवल कर सके, तो एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाने की कोशिश। रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट और नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 का पार्ट है ये। ठीक है, 10 इयर्स के लिए लाया गया था, 2016 से 10 साल, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। तो यहाँ पर क्या मेन प्रोविजंस है? 50% ऑफ टोटल सीट्स, जो भी लेट्स से 200 सीट्स है किसी फ्लाइट में, तो 100 सीट्स को आपको ये करना होगा कि 2,500 रुपए से ज्यादा आपको चार्ज नहीं करना उन पर्टिकुलर रूट्स पे, पर्टिकुलर एयरलाइंस। ठीक है, तो ये चीज। और इसमें ये हो रहा है कि बाकी जो एक्स्ट्रा फेयर है वो गवर्नमेंट खुद दे रही है। कंसेशंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट विद रेस्पेक्ट टू क्रिएशन। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, एयरलाइंस वहां पर आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड कंप्लायंस एंड वेरियस अदर कंसेशंस दिए जा रहे हैं। अब वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जा रही है, यानी कि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है कि भाई अगर कोई एयरलाइन यहाँ पे आएगा तो ईच, लेट्स से ये एक एग्जांपल है कि ईच जो टिकट है वो 4,000 का होगा, बट यहाँ पर 2,500 ही रखना है, तो 1,500 का गैप हो रहा है यहाँ पर एयरलाइन के एक्सपेक्टेशन एंड एक्चुअल जो प्राइस है उसमें। तो 1,500 गवर्नमेंट देगी, दैट इज कॉल्ड वायबिलिटी गैप फंडिंग। इस चीज को देने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी फंड को एस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें 20% कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगे। ठीक है, एक फंड का एस्टेब्लिश किया गया और इस फंड में सेंट्रल गवर्नमेंट मोस्टली कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन 20% जो स्टेट गवर्नमेंट से जहां जहां पर ये एयरपोर्ट्स आ रहे हैं उन्हें ये कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ये कई फेजेस में इम्प्लीमेंट किया गया है। उड़ान 1.0 2017 में लाया गया था, अनसर्व्ड अंडरसर्व्ड और अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स को जो है डेवलप करने से रिलेटेड। 2.0 18 में दूर दराज के इलाकों में भी एयरपोर्ट्स लाना। उड़ान 3.0 हिली रिमोट रीजन्स में एयरपोर्ट। उड़ान 4.0 आइलैंड एंड रिमोट एरियाज में। अब उड़ान 5.0 जो है कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 एयरक्राफ्ट जो है उन पर ध्यान दिया जा रहा है। कैटेगरी 2 क्या है? 20 से 80 सीटर एयरक्राफ्ट, यानी कि छोटे लोकेशंस, छोटे कम डिमांड जहां पर है ऐसे लोकेशंस में ऐसे एयरक्राफ्ट को चलाने से रिलेटेड, और डेस्टिनेशन में भी डिमांड थोड़ी सी कम है तो इनिशिएट करना है यहाँ पर। कैटेगरी 3 इज 80 से कम जो सीटर एयरक्राफ्ट है उनको, तो इनको चलाने का अलग अलग एरियाज में, अलग अलग रीजन्स में उड़ान 5.0 के तहत ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। एंड फाइनली ये पेज 10 पे ये एक जो है कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज है, विच इज सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023। तो जयशंकर जी ने कुछ कमेंट्स दिए हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये न्यू दिल्ली में हुआ था रिसेंटली। एंड ग्लोबल हमारा जो एम है विद रेस्पेक्ट टू दिस सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस, ये एम है कि हम सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन, सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन को इंडिया में बढ़ाएं, ताकि इंडिया की डोमेस्टिक जो रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल हो और ग्लोबल रिक्वायरमेंट को भी हम फुलफिल कर पाए, यानी कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स जो है उसका पार्ट हम बन पाए। प्रेजेंटली हम नहीं हैं सेमीकंडक्टर फील्ड में, बट हम बन सकते हैं, राइट। इसी चीज से रिलेटेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जो कि एक 14 मेंबर ग्रुपिंग है, उसको ज्वाइन किया इंडिया ने। यहाँ पर यूएस लेड ये जो है ग्रुपिंग है, राइट। तो इसमें इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो मिनरल्स रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल लिथियम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल रिक्वायर्ड, तो लिथियम प्रोवाइड करने से रिलेटेड एक तरीके से सिक्योरिटी मिल जाती है कि यहाँ इस पार्टनरशिप के 14 मेंबर्स में से कोई एक मेंबर तो इंडिया को वो प्रोवाइड कर देगा। तो इससे सिक्योरिटी मिल जाती है इंडिया के इनिशिएटिव्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने से रिलेटेड। अब आगे क्या है? सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और जो इंडस्ट्री इन्वॉल्व है उनके द्वारा किया गया। एम है इंडिया को ग्लोबल हब बनाना सेमीकंडक्टर डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में। अब सेमिकॉन मिशन क्या है? बिजनेस डिवीजन है एक्चुअली डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, तो इससे रिलेटेड एक्चुअल कॉर्पोरेशन एंड पार्ट्स बना दिए गए हैं जो कि इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। डिजिटल इंडिया मिशन तो है ही, इससे रिलेटेड एक कॉर्पोरेशन बनाया गया टू इम्प्लीमेंट इट। अब इसमें एक डिवीजन है, बिजनेस डिवीजन, दैट इज सेमिकॉन मिशन। लॉन्च है 2021 मेटी के द्वारा। मेटी अब तो पता होगा आपको कौन सी मिनिस्ट्री है। एम क्या है? ये एक्चुअली फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट्स से मैं आज शुरू करूं कि मुझे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो गवर्नमेंट विल गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू मी। ठीक है, तो वो है इसके तहत बहुत सारे तरीके के फाइनेंशियल सपोर्ट, इतना परसेंट, इतना अगर आप ये प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आप ये बना रहे हो तो इतना परसेंट, तो इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बट यस ये इसका एम जो है वो हमें पता चल गया। अगर कोई नया
डेवलपमेंट हो रहा है, देन वी विल गो डीप अगर वो न्यूज़पेपर में आता है। एंड थैंक यू सो मच। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यू कैन आल्सो ड्रॉप अ कमेंट कि इसको हम किस तरीके से इन सेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो t.me कृष्ण सखा IAS, या फिर जीमेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हो krishnasakha@gmail.com। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।